बीजेपी अनडाउटेडली आज की इंडियन पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी और पावरफुल पार्टी है। ये पावर और प्रभाव इतना है कि अगर आज की इंडियन पॉलिटिक्स पे कभी कोई किताब लिखी जाएगी तो उस किताब के हर पन्ने पे बीजेपी का जिक्र होगा, क्योंकि 2014 से पहले कांग्रेस को टक्कर देते हुए कोई भी पार्टी सेंटर में इस लेवल का डोमिनेंस नहीं दिखा पाई थी। इस बात का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि हमारे देश की आजादी यानी साल 1947 से साल 2014 तक में हुए 15 लोकसभा चुनाव में से कांग्रेस सिर्फ 5 ही हारी थी और कुल मिला के इन 67 सालों के दौरान सिर्फ 13 साल के लिए ही सरकार से बाहर रही थी। लेकिन 2014 के बाद से ऑलरेडी 11 सालों से कांग्रेस सत्ता से बाहर है और आने वाले 4 सालों तक वापस आने भी नहीं वाली है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या मुद्दे थे जिनके दम पर बीजेपी पहली बार फुल मेजोरिटी लाने में कामयाब रही थी। एक सवाल ये भी है कि आखिरकार इंडियन पॉलिटिक्स को इस हद तक डोमिनेट करने में बीजेपी कामयाब कैसे हुई। और अंत में सवाल ये भी उठता है कि 2014 के बाद 11 साल बीतने के बाद भी कांग्रेस इस डोमिनेंस का जवाब क्यों नहीं ढूंढ पाई। ये सारे सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। 2014 में हुए इस फेरबदल की कहानी शुरू होती है उससे पहले के कांग्रेस के 10 साल के रूल से, यानी साल 2004 के लोकसभा चुनाव से। तो इस वीडियो की शुरुआत भी वहीं से करते हैं। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की पहली फुल टर्म गवर्नमेंट को हराकर एक कोalition सरकार के साथ एक बार फिर कांग्रेस सत्ता में आई और देश के नए प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह खुद एक इकोनॉमिस्ट थे और काफी पढ़े लिखे थे, जिसका फायदा देश को मिला और उनकी सरकार के क्लेम के अनुसार कांग्रेस के पहले 5 सालों के राज में हमारे देश की जीडीपी ऑन एन एवरेज अराउंड 8.4% के रेट से ग्रो हुई थी, जिस वजह से 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग पॉवर्टी से बाहर आए थे। इस दौरान इंडिया में एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 27 गुना बढ़ा और $4.3 बिलियन से बढ़ के $27.3 बिलियन हो गया। सेंसेक्स भी 2004 में 5000 पे था और वहां से 4 गुना से भी ज्यादा की जंप लेके 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले तक अपने पीक वैल्यू 20,645 तक गया था। इसी दौरान इंडिया में टेलीकॉम रेवोल्यूशन की भी शुरुआत हुई थी। 2004 तक इंडिया में 54 मिलियन मोबाइल यूजर्स थे, जो 2008 तक 429 मिलियन हो गए थे, यानी लगभग 8 गुना तक बढ़ गए थे। और वही मंथली एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो 2004 तक 469 रुपीज था, वो 2008 तक घट के 220 रुपए हो गया था और आगे चल के 2012 में यही 98 रुपीज हो गया था। एक तरफ ये सब चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर भी कंट्रोल था और ऑन एन एवरेज अराउंड 5% था। सब कुछ पिक्चर परफेक्ट लग रहा था, या फिर ऐसा दिखाया जा रहा था। वीडियो में बने रहिए, पता चलेगा। अब एक तरफ इंडिया ग्रोथ की ऊंचाइयां छू रहा था, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, जिसमें अमेरिका का वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक लीमन ब्रदर्स बैंकक्रप्ट हो गया। इससे सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमीज हिल गई थी, जिसमें से इंडिया भी एक था। हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट गिर के 6.7% रह गई थी। सेंसेक्स अपने पीक 20,645 से 60% तक गिर के 8,700 के करीब आ गया था। बात यहाँ भी नहीं रुकी। ग्लोबली ऐसा रिसेशन देख के फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने लगभग $12 बिलियन इंडियन मार्केट से विड्रॉ कर लिए, जिससे यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ी। डिमांड बढ़ने से रुपये की वैल्यू जो क्रैश से पहले $1 के बदले 39 रुपीज हुआ करती थी, वो क्रैश के बाद गिरकर एक ही साल में 52 रुपए तक चली गई। रुपये की वैल्यू गिरने से ऑयल और बाकी सामान इंपोर्ट करना महंगा हो गया, जिससे इंडिया में इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ी। इंडियन मार्केट्स को और इंडिया के लोगों को इस क्रैश के इम्पैक्ट से बचाने के लिए सरकार ने 4 बड़े डिसीजंस लिए। पहला था रेपो रेट को 9% से घटाकर 4.7% कर दिया गया। देखो, जिस इंटरेस्ट रेट पे बैंकों को आरबीआई से लोन मिलता है उसे रेपो रेट कहते हैं। इसी रेट पे 2 से 4% जोड़ के जो इंटरेस्ट रेट बनता है उस रेट पे बैंक्स हमें लोन देते हैं। अब देखो, रेपो रेट के कम होने का मतलब है हमको लोन सस्ते में मिलना, और अगर हमको सस्ते में लोन मिलेगा तो हम खर्च ज्यादा करेंगे और खर्च ज्यादा करेंगे तो देश की जीडीपी बढ़ेगी।
दूसरा डिसीजन था CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो को 9% से घटाकर 5% कर दिया गया था। देखो, बैंक्स को हमारे डिपॉजिट किए हुए पैसे का कुछ अमाउंट RBI के पास रिजर्व रखना होता है, उस रेट को CRR बोलते हैं। CRR घटाने का मतलब है कि अब बैंकों को कम रिजर्व रखने पड़ेंगे RBI के पास, जिसका मतलब है बैंकों के पास अब ज्यादा पैसे होंगे लोन देने के लिए, जिससे फिर वही लोगों के हाथ में पैसा आएगा खर्च करने के लिए। तीसरा डिसीजन था 3 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट्स और रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए, जिससे अफेक्टेड इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिले इन टफ टाइम्स में। चौथा डिसीजन था एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स में रिबेट्स। अब देखो, उस टाइम GST तो था नहीं, तो बहुत अलग अलग तरीके के टैक्स लगते थे। अब सिंस ऑलरेडी रुपये की वैल्यू गिर रही थी और इंपोर्ट महंगे हो रहे थे, तो उसको काउंटर करने के लिए एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स को कम किया गया ताकि महंगाई ज्यादा ना बढ़े। अब इधर ये सब चल रहा था, तो वहीं अप्रैल 2009 में फिर से आ गए थे लोकसभा इलेक्शंस। इलेक्शन में लोग देश की इकोनॉमी से तो खुश थे, लेकिन बढ़ती महंगाई से खुश नहीं थे। इन सब के बावजूद कांग्रेस 206 सीट जीतने में कामयाब रही और अपने गठबंधन और कुछ इंडिपेंडेंट MPs का सपोर्ट पाके 22 मई 2009 को शपथ लेके देश के फिर एक बार प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह। In the name of God, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, that I will faithful and conscientiously discharge my duties as Prime Minister for the Union. अब सरकार बनते ही मनमोहन सिंह और कांग्रेस पे जिम्मेदारी थी इकोनॉमी की ग्रोथ को रिवाइव करने की और महंगाई कम करने की। देश की इकोनॉमिक ग्रोथ तो क्रैश के अगले ही साल यानी साल 2009-10 में ही पटरी पे आ गई थी, लेकिन महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही थी। जहां कांग्रेस के इन 5 सालों में GDP ग्रोथ रेट ऑन एन एवरेज 6.7% रही, तो वहीं इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर 10% तक हो गई थी। एक तरफ तो ये सब चल रहा था जिससे जनता ऑलरेडी नाराज थी, तो वहीं दूसरी तरफ जनता के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए धड़ाधड़ स्कैम्स बाहर आने लगे। जागो ये इंसान, कब तक यूं ही राज करेंगे दुष्ट और शैतान। कांग्रेस इतने घोटाले दिन पे दिन करते जा रही है। ये घोटालों की सरकार है, ये सरकार थोड़ी है। पहले एक घोटाला खत्म तो दूसरा घोटाला चालू। तो जनता के द्वारा सरकार बनाई हुई है, फिर ये सरकार क्यों नहीं जागती है। यहाँ हम मेन 2 स्कैम्स के बारे में बात करेंगे, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम और कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम। तो 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में A राजा, जो उस समय टेलीकॉम मिनिस्टर थे, उन पे आरोप लगा 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस को सस्ते दामों में कंपनीज को बेचने का, जिससे सरकार के रेवेन्यू को 1,76,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। बेसिकली पूरा इंडिया 22 टेलीकम्युनिकेशन जोन्स में डिवाइडेड है, जिसमें 281 जोनल लाइसेंस आते हैं। अब साल 2008 में 122 नए 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस ग्रांट किए गए टेलीकॉम कंपनीज को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, लेकिन उनसे उन लाइसेंस के पैसे 2001 के हिसाब से लिए गए। इतना ही नहीं, CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के ऑडिट के अनुसार लाइसेंस इन एलिजिबल कंपनीज यानी जिनको इससे पहले टेलीकॉम सेक्टर में कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, उनको भी दिए गए। लाइसेंस देने के इन तरीकों पे इश्यूज जताते हुए मनमोहन सिंह और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को लेटर लिखे, बट उनके लेटर को भी इग्नोर कर दिया गया। ये स्कैम बाहर आया साल 2010 में और साल 2017 में नई दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने सभी अक्यूज को छोड़ दिया, ये कहते हुए कि ये केस बेसलेस है। अभी ये केस हाईकोर्ट में चल रहा है। दूसरा स्कैम था कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, जिसे आम बोलचाल में CWG स्कैम भी कहते हैं। साल 2010 में इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज करवाए गए थे। सुरेश कलमाडी को ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का हेड बनाया गया और 1,899 करोड़ यानी लगभग 1,900 करोड़ इन गेम्स को अच्छे से करवाने का बजट रखा गया। फिर काम में देरी होने के चलते बजट को रिवाइज करके सीधा 11,494 करोड़ कर दिया गया। अब इतने में भी काम नहीं बना तो एट द एंड टोटल 70,000 करोड़ रुपए खर्च हुए इन गेम्स को ऑर्गेनाइज करवाने में, यानी रिवाइज बजट का भी 7 गुना पैसा खर्च किया गया। इतना ज्यादा पैसा खर्च किया गया कि ये चीज CBI, ED और ऑपोजिशन सबकी नजर में आ गई। CBI ने केस दर्ज किया और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाया कि हर एक छोटी से छोटी चीज का दाम बढ़ा के चार्ज किया गया है। जैसे कि ट्रेडमिल जो उस टाइम पे 1.5 लाख रुपए के आसपास आ जाता था, उसके रेंट का कॉस्ट 9.25 लाख चार्ज किया गया था। अम्ब्रेला यानी छतरियां जो अभी 100-200 में मिल जाती हैं और अगर आपको कुछ ज्यादा अच्छी लेनी है तो 500 से 600 लग जाएंगे, लेकिन उस टाइम यानी साल 2010 में एक छतरी की कॉस्ट 6,000 रुपए लगाई गई। ऐसे ही टॉयलेट पेपर जिसका एक रोल 30 रुपए के आसपास आ जाता है, उसकी कीमत 4,000 रुपए पर रोल लगाई गई। इसके साथ साथ रोड्स एंड बिल्डिंग्स बनाने के कॉन्ट्रैक्ट्स में स्कैम, गेम्स देखने की टिकट सेल्स में स्कैम, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स में स्कैम और भी धांधलियां हुई।
इन सबसे देश को लगभग 70,000 करोड़ का नुकसान हुआ और इस स्कैम के करता धरता TWG ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चीफ सुरेश कलमाड़ी आज बेल पे बिना 1 रुपए वापस किए खुलेआम घूम रहे हैं। इस स्कैम से इंडिया को फाइनेंशियल लॉस तो हुआ ही था, बट इससे हमारे देश की इज्जत इंटरनेशनली भी उतरी थी, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स एक इंटरनेशनल इवेंट है जिसमें बहुत देशों के प्लेयर्स आते हैं, जिस वजह से इस स्कैम की खबर इंटरनेशनली ब्रेकिंग न्यूज बनी थी। ये 2 मेन स्कैम्स के साथ साथ कोल स्कैम, चॉपर स्कैम, तत्रा ट्रक स्कैम, कैश फॉर वोट स्कैम, आदर्श स्कैम, स्कॉर्पियन सबमरीन स्कैम और भी शायद किसी स्कैम का नाम लेना रह गया हो तो आप कमेंट्स में बता देना। तो एक तरफ धड़ाधड़ स्कैम्स की न्यूज और वहीं दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई की मार से लोग परेशान थे। उनका कॉन्फिडेंस अब कांग्रेस से उठ चुका था और वो बीजेपी की तरफ देखना शुरू कर चुके थे। बस कमी थी तो बीजेपी को जनता को वो कॉन्फिडेंस दिलवाने की, जो मिला जब बीजेपी ने लाल कृष्ण आडवाणी को हटा के नरेंद्र मोदी को अपना पीएम कैंडिडेट घोषित किया। मित्रों, एक जानकारी और देना चाहता हूं। एनडीए के जितने भी एलाइज हैं, सभी एलाइज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमारी बात हुई है, सबने अपना समर्थन आज जो फैसला हुआ है मोदी जी के संबंध में दिया है। नरेंद्र मोदी की मार्केटिंग एक मजबूत, डिसाइसिव और डेवलपमेंट ओरिएंटेड नेता के तौर पे की गई। उनके 15 साल के गुजरात सीएम के टेन्योर को इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और गवर्नेंस एफिशिएंसी के एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया गया। इसके साथ साथ कांग्रेस के खिलाफ लोगों की नाराजगी को टैप करने के लिए कांग्रेस मुक्त भारत, अब की बार मोदी सरकार और अच्छे दिन आने वाले हैं जैसे नारे दिए गए। इन सब के साथ साथ बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंट की गई बीजेपी की मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, और ये मेक श्योर किया गया कि 2014 का लोकसभा चुनाव बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ना होके मोदी वर्सेस कांग्रेस हो। ये सारी मार्केटिंग और प्लानिंग रंग लाई और 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी 282 सीट्स जीत के अपने ही दम पे 272 का मेजोरिटी मार्क क्रॉस कर गई और अपने अलायंस के साथ मिलकर 336 सीटें जीतने में कामयाब रही और 26 में 2014 को शपथ लेके देश के नए प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मोदी सरकार के इन 10 सालों में काफी बड़े डिसीजंस और पॉलिसी चेंजेस किए गए, जिनमें से कुछ का इम्पैक्ट पॉजिटिव था तो कुछ का नेगेटिव। पहले उन चेंजेस की बात करते हैं जिनका इम्पैक्ट पॉजिटिव था। अब देखो, जो भी डिसीजंस या पॉलिसीज अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे, मैं उनमें ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सिर्फ ओवरऑल इम्पैक्ट की बात करते हैं। तो इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड 4 मेन डिसीजंस लिए गए। पहला था जीएसटी इंप्लीमेंटेशन साल 2017 में। वन नेशन वन टैक्स सिस्टम के अंतर्गत इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एक्सेट्रा जैसे टैक्सेस को सिंप्लीफाई करने के इंटेंशन से लाया गया जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसमें 4 टैक्स स्लैब्स बनाए गए, 5%, 12%, 18% और 28%, और 1200 गुड्स और 500 सर्विसेज को इन चारों टैक्स स्लैब्स में बांट दिया गया। इनिशियली तो इससे बहुत परेशानियां हुई, इवन शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक स्लोडाउन भी आ गया था, बट अब गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ा है और टैक्स स्ट्रक्चर भी सिंप्लीफाई हुआ है। दूसरा डिसीजन था ऑफ लॉन्चिंग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम साल 2020 में। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करके इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंसी कम करने के इंटेंशन के साथ ये स्कीम लॉन्च की गई और लॉन्च होते ही 1 अप्रैल 2020 को 40,995 करोड़ यानी लगभग 41,000 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में प्रमोट करने के लिए। इसी स्कीम का फायदा उठाते हुए आज आईफोन्स इंडिया में बन रहे हैं। तीसरा फोकस था हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ पर। मार्च 2014 से मार्च 2023 यानी 9 सालों में इंडिया में हाईवे कनेक्टिविटी 70% से बढ़ी है। जो पहले 91,287 किलोमीटर थी वो मार्च 2023 तक बढ़ के 1,75,009 किलोमीटर हो गई है, जिसमें 2 मेजर एक्सप्रेसवे आते हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। यही अगर रेलवेज की बात करें तो जनवरी 2025 तक मोदी सरकार टोटल $22 बिलियन खर्च कर चुकी है रेलवेज की कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने में और इसकी स्पीड बढ़ाने में। इस सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे है। ये इससे भी पता चलता है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में 3.7 लाख करोड़ का बजट एलोकेट किया गया था इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए, जिसको फाइनेंशियल ईयर 2024 में बढ़ाकर 5 लाख करोड़ कर दिया गया। चौथा मेजर डिसीजन था डिजिटल इंडिया और यूपीआई का। गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव से कई स्टार्टअप जैसे कि पेटीएम, फोन पे एक्सेट्रा जैसी कंपनीज मार्केट में आई
और सरकार के इस इनिशिएटिव को इस लेवल तक पहुंचाने में मदद किया कि इंडिया आज वर्ल्ड लीडर है डिजिटल पेमेंट्स में। और एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 में हर महीने 17 लाख करोड़ की ट्रांजैक्शंस यूपीआई से हुई हैं। आज सारी रिटेल ट्रांजैक्शंस का 75% यूपीआई के थ्रू होता है। ये नेटवर्क इतना बड़ा है कि इंडिया आज वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट फिनटेक इकोसिस्टम बन चुका है। इससे ना ही सिर्फ लोगों की जिंदगी आसान हुई है बल्कि गवर्नमेंट का जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ा है। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ अच्छी चीजें हुई हैं इस सरकार के दौरान? जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह इस सरकार में भी बहुत कमियां हैं जिनको इस वीडियो के लिए डिस्कस करना जरूरी है। गद्दारों को गोली मारो, सालों को, देश के गद्दारों को। सीसीबी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत पिछले साल के 142वें स्थान से फिसलकर 150वें नंबर पर आ गया है। अब देखो, जिस तरह इस सरकार ने कुछ अच्छी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की है, तो वही इस सरकार से कई जगह गलतियां भी हुई हैं। इस वीडियो में हम इनकी 5 बड़ी गलतियों को डिस्कस करेंगे। पहली है हेट क्राइम्स। एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2009 से लेके 30 अप्रैल 2019 तक टोटल 287 हेट क्राइम्स के इंसिडेंट्स इंडिया में रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन चौंकाने वाली खबर यह है कि इन 287 में से 91% यानी 262 इंसिडेंट्स मोदी सरकार के पहले 5 साल में ही हुए हैं, जिसमें 99 लोगों की मौत हो चुकी है और 700 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लेकिन सरकार ने इन क्राइम्स को रोकने के लिए कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन आज तक नहीं लिया और बल्कि इस सरकार के कुछ मंत्रियों ने तो इस आग में और घी डालने का काम किया है, बट उनके खिलाफ भी कोई मेजर एक्शन नहीं हुआ। दूसरी चूक हुई है कोविड को हैंडल करने में। साल 2020 में जब कोविड के चलते पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, तब इस पैंडेमिक में बीमार हो रहे लोगों के लिए हॉस्पिटल्स में बेड्स और ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, जिसका फायदा स्कैमर्स और फ्रॉडस्टर्स ने उठाया। ऑलरेडी परेशान लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रॉमिस करके उनसे अंट शंट कुछ भी पैसा लेते थे, लेकिन बदले में कोई सिलेंडर डिलीवर नहीं होता था। इस पैंडेमिक में खराब व्यवस्था के चलते 5 लाख से ज्यादा लोगों की डेथ हुई। इसके साथ साथ पैंडेमिक में सारे काम बंद कर दिए गए थे, जिस वजह से दिहाड़ी पे काम कर रहे मजदूरों को पैसे और खाने की कमी हो गई। अब सरकार ने फ्री राशन तो प्रोवाइड किया, लेकिन उस राशन को पकाने में लगने वाले पैसों का इंतजाम करने में सरकार चूक गई। इसके चलते वो लोग लॉकडाउन में अपने गांव के तरफ जाने को मजबूर हो गए। अब सिंस लॉकडाउन था तो सभी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज बंद थी, जिस वजह से और कोई चारा ना होने पर सभी डेली वेज वर्कर अपने घर की ओर पैदल चलने को मजबूर हो गए। सरकार ने उनको उनके घर तक पहुंचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया और उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार 8,700 दिहाड़ी मजदूरों की इसके चलते डेथ हो गई। तीसरी गलती थी वो 3 फार्म लॉस। ऐसे लॉस जो सरकार के अनुसार फार्मर्स के बेनिफिट के लिए थे, उसके खिलाफ फार्मर्स ही प्रोटेस्ट पे बैठे थे और एट द एंड फार्मर्स के 1 साल तक चले धरने के बाद सरकार को ये तीनों कानून वापस लेने पड़े, जिससे सरकार की इमेज भी खराब हुई। चौथी कमी रही मणिपुर वायलेंस को हैंडल करने में। 3 मई 2023 को मणिपुर की 2 बड़ी कम्युनिटी कुकी और मैती के बीच वायलेंस शुरू हुआ, जिसके बेसिक रीजन था इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट पॉलिटिक्स। अभी की मणिपुर की पॉलिटिक्स मैती कम्युनिटी डोमिनेट करती है और कुकीज का रिप्रेजेंटेशन उतना नहीं है। अब तक के डेटा के अनुसार इस वायलेंस में 221 लोगों की डेथ हो चुकी है, हजारों लोग मिसिंग हैं और 67,000 लोगों को अपना घर बार छोड़ के मणिपुर से बाहर भागना पड़ा। इस वायलेंस को रोकने के लिए सरकार ने आर्मी तो डिप्लॉय की ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सके, बट सरकार का ज्यादा फोकस अपनी इमेज बचाने पे था, तो ज्यादा फोकस मणिपुर की न्यूज को दबाने पे किया गया। आग लगी बस्ती में, साहब अपनी मस्ती में कि पापा दूसरे देश की वॉर रुकवा सकते हैं, बट why was not a second given to comfort the people of Manipur? 5वीं गलती थी इंटरनेट शटडाउन की। आज की इस डिजिटल दुनिया का इंटरनेट बैकबोन है और मोदी सरकार ने 2014 से अभी तक 849 टाइम्स अलग अलग जगहों पे इंटरनेट के कनेक्शन को काटा है। इंटरनेट शटडाउन 2014 में जहां 6 बार हुआ था, वहीं 2023 में 96 बार हुआ, यानी 1500% का इंक्रीज। सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन 2018 से 2020 के बीच हुआ, जिस दौरान CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में पास हुआ और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, जिसको भी 2019 में ही हटाया गया। इसके बाद 2021 में 100 बार इंटरनेट शटडाउन हुए, जब वो 3 फार्म लॉस इंट्रोड्यूस हुए थे। एक डेटा के अनुसार इंडिया में सिर्फ साल 2023 में ही टोटल 7,000 घंटों के लिए इंटरनेट बंद रहा, जिससे लगभग 6 करोड़ लोग अफेक्ट हुए।
अब भले ही इन 10 सालों में देश में कुछ बड़े और अच्छे बदलाव हुए, लेकिन उनके साथ साथ हेट क्राइम्स, मणिपुर वायलेंस और फ्रीक्वेंट इंटरनेट शटडाउन जैसे इवेंट्स भी इसी सरकार के इन 10 सालों के कार्यकाल में हुए, जिसमें आम जनता को बहुत कुछ झेलना पड़ा। इन सब के बीच आया साल 2024 का लोकसभा चुनाव। इस चुनाव में भले ही बीजेपी 240 सीटें जीतकर अपने दम पे मेजोरिटी लाने में कामयाब ना रही हो, लेकिन एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें बीजेपी के साथ साथ जेडीयू, तेलुगु देशम पार्टी और भी कुछ छोटी पार्टीज हैं, सब मिलाकर टोटल 293 सीट जीतने में कामयाब रही और 9 जून 2024 को शपथ लेके तीसरी बार लगातार देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी के 10 साल रूल करने के बाद, उस रूल में इतनी कमियां होने के बाद भी कांग्रेस लोगों का कॉन्फिडेंस क्यों नहीं जीत पाई? बीजेपी के इस डोमिनेंस का और कांग्रेस की इस हार के 3 मेन रीजन है। पहला है मीडिया सपोर्ट। अब देखो, डेमोक्रेसी के वैसे तो 3 पिलर्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, लेकिन मीडिया को डेमोक्रेसी का चौथा पिलर माना जाता है। अब अगर इनमें से कोई भी एक पिलर ठीक से काम नहीं करता तो उससे देश की डेमोक्रेसी पे अफेक्ट पड़ता है। 180 देशों में से इंडिया की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रैंकिंग 2024 में 159 थी। इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हो कि इन 11 सालों के कार्यकाल में हमारे पीएम ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, और जो स्क्रिप्टेड मीडिया इंटरव्यूज हुए भी हैं उनमें वो आम कैसे खाते हैं या वो बटुआ रखते हैं नहीं, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, जिससे रियल मुद्दे जैसे कि हेट क्राइम्स, मणिपुर वायलेंस, इंटरनेट शटडाउन जैसे सवाल दब जाते हैं और जनता तक पूरी और सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती, जिससे लोगों को सिचुएशन की असली रियलिटी पता ही नहीं चलती। बीजेपी के इस डोमिनेंस का दूसरा रीजन है रिलीजियस सेंटिमेंट्स। 2011 के सेंसस के अनुसार इंडिया की लगभग 80% पॉपुलेशन हिंदू है, जो बीजेपी का प्रोबेबल कोर वोटर बेस है। बीजेपी ने अपने इन 10 सालों के कार्यकाल में हिंदुत्व के मुद्दे को पकड़ के मैक्सिमम हिंदू वोटर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट किया है, जिसमें कांग्रेस पूरी तरह असफल रही है। कांग्रेस एक लेफ्ट ओरिएंटेड पार्टी है जिसमें उनको मुस्लिम्स और पिछड़ी जाति के लोगों का सपोर्ट मिलता है, लेकिन बीजेपी के इस हिंदुत्व प्रिंसिपल के दम पे बीजेपी पिछड़ी जातियों के वोट भी काफी हद तक अपने तरफ करने में कामयाब रही है, जिससे कांग्रेस का उनके सामने टिक पाना मुश्किल रहा है। हालांकि इस 2024 लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं और पिछड़ी जातियों का उनको मिलता सपोर्ट भी बढ़ा है, जो कि कांग्रेस के लिए एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन अभी भी हिंदू रिलीजियस सेंटिमेंट को टैप करने में बीजेपी बहुत अच्छे से कामयाब रही है। बीजेपी के इस डोमिनेंस का तीसरा रीजन है कमजोर कांग्रेस लीडरशिप। देखो, कांग्रेस एक परिवारवादी पार्टी है जिसको 1970 के दशक के बाद से गांधी परिवार के लोग ही चलाते आए हैं। अभी भी भले ही कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ही हर मीटिंग में या हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेंटर स्टेज लेते हुए दिखते हैं। जहां बीजेपी की सेंट्रल पॉलिटिक्स में नेशन बिल्डिंग और टैक्स रिफॉर्म जैसे एजेंडा दिखते हैं, तो वहीं कांग्रेस अभी भी ओल्ड पेंशन स्कीम, कास्ट सेंसस जैसे मुद्दों में ही अटक कर रह गई है, जिस वजह से वोटर्स कांग्रेस से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद भी जनता किसी स्टेट में कांग्रेस को मैंडेट देती है तो कांग्रेस उस मैंडेट को अगले टर्म में रिपीट करने में भी असफल रही है। इसके साथ साथ कई सीनियर कांग्रेस लीडर्स जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुलाम नबी आजाद भी कांग्रेस लीडरशिप से नाखुश होकर पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। इन तीनों रीजंस की वजह से बीजेपी बहुत अच्छे से आज की इंडियन पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर रही है और शायद आगे भी करती रहेगी, क्योंकि कांग्रेस को इस डोमिनेंस का जवाब देने के लिए अपनी पार्टी में स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ेंगे, जो कि इन 11 सालों में तो अभी तक नहीं दिखा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो मेरी पिछली वीडियो से अलग थी क्योंकि इसमें फैक्ट्स के साथ साथ मैंने अपना थोड़ा पर्सनल एनालिसिस भी दिया है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो भी आपका फीडबैक है कमेंट्स में जरूर बताना। इस वीडियो में बताए गए फैक्ट्स जहां से लिए गए हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।